Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हमने समझना है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ये जो आज का वीडियो लेक्चर है ये क्लास 10th द राइज ऑफ नेशनलिज्म हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का लास्ट वीडियो लेक्चर है। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था उसमें हम पढ़ रहे थे कि जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म इज़ अ बेस फॉर द क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट। कि जब नेशनलिस्ट टेंडेंसीज क्रिएट हो जाएगी, जब नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी इमर्ज हो जाएगी, जब नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी फ्लोरिश हो जाएगी, तब ही एक नेशन स्टेट का वजूद आ सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए वाया कल्चर, वाया लैंग्वेज, वाया ड्रेस और वाया नेशनल फ्लैग और डिफरेंट इंडिकेटर्स लाई गए। एंड फाइनली जो नेशन स्टेट है वो इमर्ज हो जाते हैं यूरोपियन कंटिनेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो जाता है कि जब एक रीजन नेशन स्टेट, जब एक नेशन स्टेट इमर्ज हो जाता है, जब इसमें प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, जब इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाती है, तो ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजन्स हैं वो हमारी कंट्रोल में होने चाहिए और ये इस इकोनॉमिक पोटेंशियल का गलत फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को डोमिनेट करते हैं। तो जब एक नेशन स्टेट के ज़रिए कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को कब्ज़ा करना, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ पर अपना पावर जमाना, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को अपनी टेरिटरी के साथ इंटीग्रेट करना, तो वही कंसेप्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म कहलाता है। होप कि यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि जब एक नेशन स्टेट इमर्ज हो जाता है उसके बाद उस नेशन स्टेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है, और जब एक नेशन स्टेट सही तरह से इकोनॉमिकली साउंड हो जाता है, और ये जो नेशन स्टेट इमर्ज हुआ था ये हुआ था ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। और उसके बाद कहा जाता है कि जब ये नेशनलिस्ट टेंडेंसी क्रिएटिंग, जब ये नेशनलिस्ट टेंडेंसी जिसके ज़रिए से हमने नेशन स्टेट को क्रिएट किया, जब ये चेंज हो जाएगी और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि एक नेशन स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो वही कहलाया जाएगा इम्पेरियलिज्म। तो वही हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में समझना है। कहा जाता है बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट। जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म था इसकी असल जो पहचान थी दैट वाज इन द नेशनलिज्म देयर मस्ट बी लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियाज़, देयर मस्ट बी लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, यही कंसेप्ट था नेशनलिज्म का। लेकिन कहा जाता है कि जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century था, जो नेशनलिज्म की अपनी पहचान थी वो पहचान इसके साथ नहीं रह जाती है कि ये जो नेशनलिस्ट्स होते हैं ये इस नेशनलिस्ट टेंडेंसी का जो रुख है वो बदल देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से ये सब होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे जिन्होंने स्ट्रगल की नेशन स्टेट को इमर्ज होने के लिए, और एक वक्त ये भी आ जाता है में जो कुव्वत बर्दाश्त होता है वो ख़त्म हो जाता है, ये यहाँ पर यूनिपोलर सिस्टम को यहाँ पर तरजीह देते हैं और फाइनली ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को हम कब्ज़ा करें, चाहे इसके लिए हमें जंग ही क्यों न करनी पड़े। The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their imperialist aims। तो सीधी बात है कि जो एक कंट्री होती है और कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है इनके अंदर होता है नेशनलिस्ट अर्ज होता है अपनी कंट्री के लिए, इनके अंदर होती है एक लगन होती है, हमदर्दी होती है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो यूरोपियन पावर्स थे इन्होंने क्या कोशिश की, ये जो नेशनलिस्ट्स थे, ये जो
नेशनलिस्ट ये जो वहाँ के लोग थे, इनके जो लोग थे जिन पर ये रूल कर रहे थे, उनकी जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको इन्होंने मैनिपुलेट किया और कोशिश की कि उस मैनिपुलेशन में लोगों का हमें साथ मिले, को ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को अपने अंदर ऑक्यूपाई करने की, और इनके जो अपने इंपीरियलिस्ट एम्स थे वो ये जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे उनके ज़रिए पूरा करने चाहते थे। इसका मतलब ये था कि जो आम लोग थे उनके अंदर जो नेशनलिज्म की जो उनके अंदर टेंडेंसी थी उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको तोड़ मरोड़ कर उसको चेंज किया गया और कोशिश की गई कि एक वो कोशिश की जाए जिसके ज़रिए से जो इन रूलर्स के अपने इंपीरियलिस्ट एम्स हैं उन एम्स तक यह पहुंच जाए। इसका मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पर ये कब्जा कर पाई। इसका मतलब यहाँ पर यह भी हुआ कि नेशनलिज्म की जो अपनी आइडेंटिटी थी वो आइडेंटिटी यहाँ पर खोई दिखाई जा रही है। अब हमने ये जो बाल्कन रीजन है इसके बारे में हमने समझना है। कहा जाता है कि ये जो बाल्कन रीजन था इट वाज ओरिजिनली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। जो सल्तनत उस्मानिया था, सल्तनत उस्मानिया के अंदर एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी और उस टेरिटरी के अंदर एक रीजन था जिसे बाल्कन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो बाल्कन रीजन था ये रीजन तो बहुत बड़ा था लेकिन इसमें जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशंस थी। ओरिजिनली ये जो बाल्कन रीजन था इट हैड अ जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशंस, और आज के दौर में इसमें रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, मैसेडोनिया है, क्रोशिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविनिया है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है एंड मोंटेग्रो है। ये वो नेशन स्टेट्स हैं जो इमर्ज हो जाते हैं इस एक रीजन से, जिस एक रीजन को बाल्कन रीजन के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब था अगर ये एक रीजन कहलाता था लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशंस हैं जिसकी बिना पर आज के दौर की डिफरेंट टेरिटरीज यहाँ पर इमर्ज हो जाती हैं। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये पूरा कहलाता है बाल्कन रीजन। ओरिजिनली इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर द नेशन स्टेट्स इमर्ज, जिनको हम आज डिफरेंट नेशन स्टेट्स के नाम से जानते हैं। रोमानिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, या डिफरेंट जो नेशन स्टेट्स यहाँ पर इमर्ज हो जाती हैं वो यहाँ पर इमर्ज हो जाती हैं। लेकिन ओरिजिनली ये जो रीजन था इसको बाल्कन रीजन के नाम से जाना जाता था। अब ये रीजन तो होता है बाल्कन लेकिन इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स। लेकिन इस रीजन में जो लोग रहा करते थे बिफोर द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट, इस रीजन के जो लोग थे उन्हें स्लाव्स के नाम से जाना जाता था, उन्हें स्लाव्स के नाम से जाना जाता था। द बाल्कन एरिया बिकेम द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। कहा जाता है कि विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर और विद द वीकनेस ऑन द ओटोमन एम्पायर, जो बाल्कन रीजन होता है ये बनता है एक सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप में। 1871 में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो वो क्यों क्रिएट हो जाता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि ये जो ओटोमन एम्पायर है सल्तनत उस्मानिया, इसमें आ जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर और साथ ही साथ स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। इसका मतलब ये था कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट्स थे दे प्रोपगेटेड दैट कि हम नेशन स्टेट को इमर्ज, हम नेशन स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन या वार के ज़रिए ही नहीं हो सकता है, वाया कल्चर, वाया लैंग्वेज, वाया ड्रेस, वाया इथनिसिटी और वाया डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स उनके ज़रिए भी दैट में वाया वेरियस इंग्रेडिएंट्स उनके ज़रिए से हम नेशन स्टेट को इमर्ज करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक जंग लड़नी है। और इसका मतलब यहाँ पर हमने समझना है कि ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट्स थे इनका भी अहम रोल है। ये जो बाल्कन रीजन है इसमें नेशनलिस्ट टेंशंस को इमर्ज करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो रीजन है दिस कंसिस्ट्स ऑफ द ओटोमन एम्पायर। और ये जो ओटोमन एम्पायर है ओरिजिनली हमने पढ़ा था में जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हो जाती हैं जिसके ज़रिए से जो ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज होकर आती है, तो वहाँ पर जो रोमांटिक आर्टिस्ट्स थे उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल था। तो रोमांटिक आर्टिस्ट्स ने वहाँ पर हर एक कोशिश की थी कि डिफरेंट तरीक़ों के ज़रिए जो ग्रीस है इसको ओटोमन एम्पायर से अलग किया जाए। तो विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो जाता है कि ये जो ओटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर माना जाता था, इसमें हो जाती है डिसइंटीग्रेशन और विद दिस डिसइंटीग्रेशन बहुत सारी नेशन स्टेट्स यहाँ पर इमर्ज हो जाते हैं
आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर। कहा जाता है कि दिस बाल्कन रीजन बिकेम एन एक्सप्लोजिव, ये जो बाल्कन रीजन है ये एक टेररफुल एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, ये एक डेंजर जोन बनता है। तो किस तरह से ये डेंजर जोन बनता है, क्योंकि जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी ये यहाँ पर इमर्ज हो रही थी और इसके चलते हुए यहाँ पर नेशन स्टेट का जो इमरजेंस था, नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था। तो हो क्या रहा था, वन बाई वन यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। एक एक करके क्या होता है कि ये जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी यहाँ पर भी फैल रही थी उसका इम्पैक्ट ओटोमन एम्पायर भी था, और वन बाय वन जो नेशनलिस्ट सब्जेक्ट्स थे वो इस ओटोमन एम्पायर से अलग हो जाते हैं। जिस तरह से हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ग्रीस जो था, जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के जरिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हुई थी फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर, इसी तरह से बहुत सारी टेरिटरीज जो थी जो इस ओटोमन एम्पायर से अलग होकर एक नेशन स्टेट डिक्लेयर हो जाती थी। The Balkan people based their claim for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by the foreign powers। और ये जो बाल्कन पीपल थे, यहाँ के जो लोग थे, ये अपनी इंडिपेंडेंस की क्लेम को जस्टिफाई कर रहे थे या अपने पॉलिटिकल राइट्स को जस्टिफाई कर रहे थे कि हमारे पास तवारीख है, हमारे पास हिस्ट्री है कि वी ऑलरेडी हैड बीन इंडिपेंडेंट, हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे और हम पर सब्जुकेशन की गई फॉरेन पावर्स के जरिए, हमें डोमिनेट किया गया फॉरेन पावर्स के जरिए। और फाइनली जो रिबेलियस नेशनलिटीज ब्रोक आउट हो जाते हैं बाल्कन में, जिसके जरिए से इनके स्ट्रगल के जरिए कोशिश की जाती है कि एक खोई हुई जो आज़ादी है वो इनको वापस मिले और वो ये वापस लेना चाहते हैं। इस तरह से बाल्कन में जो नेशन स्टेट्स हैं वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। स्लाविक नेशनलिटीज कौन लोग कहते हैं, ये जो बाल्कन एरिया में, ये जो बाल्कन रीजन में लोग रहा करते थे उनको स्लाव्स कहते थे। और अब वो जब नेशनलिस्ट्स बनते हैं तो उनको हम स्लाविक नेशनलिटीज भी कह सकते हैं। तो अब ये कोशिश कर रहे थे, दे स्ट्रगल्ड टू डिफेंड देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। और ये यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो कायम रहनी चाहिए, वो सेफ रहनी चाहिए, उसको ये डिफेंड कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो गेन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट इमर्ज हो जाता है कि यहाँ पर जो स्लाविक नेशनलिटीज़ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज, क्योंकि अब जो ओटोमन एम्पायर है ये डिसइंटीग्रेट होने वाला है और बहुत सारे नेशन स्टेट्स इमर्ज होने वाले हैं। और अब ये जो बाल्कन रीजन्स के जो डिफरेंट टेरिटरीज हैं इनके जो रूलर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को हम ऑक्यूपाई कर पाए। तो इसके रिजल्ट में इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट जोन, एक इंटेंस डेंजर जोन ये बाल्कन रीजन बनता है। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट, तो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट जोन ये बनता है। द बाल्कन स्टेट्स वर फ्यूरियसली jealous of each other and each hoped to gain more territories at the expenses of others। तो यहाँ पर ये जो बाल्कन स्टेट्स थी ये एक दूसरे की कट्टर दुश्मन बने थे और कोशिश की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ हमारे कब्ज़े में आए। मीन्स कि हर एक रूलर इन डिफरेंट एथनिक वेरिएशन जो यहाँ पर थे और इनके जो रूलर्स थे वो कोशिश कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ हम गेन कर पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस बाल्कन रीजन बिकेम द ग्राउंड फॉर द बिग पावर राइवलरी। तो ये जो बाल्कन रीजन है ये एक ग्राउंड तैयार करता है, ये एक बेस तैयार करता है जिसके ज़रिए एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। अब ये जो बाल्कन रीजन है, इस बाल्कन रीजन में जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था उसके बाद जो डिफरेंट ग्रेट पावर्स ऑफ यूरोप थे उन्होंने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड रखेंगे, हम इन कंट्रीज़ को कोशिश करेंगे सपोर्ट करने की, जिसके ज़रिए से इन कंट्रीज़ को हम डोमिनेट करने के बाद जो सी पावर है उस पर हम कंट्रोल कर पाए। और यहाँ से जो था ये सी पावर पर जो ग्रेट पावर्स थे वो कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि जो सी रूट था उसके ज़रिए ही बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था। तो इसलिए जो ग्रेट पावर्स हैं वो इस बाल्कन कन्फ्लिक्ट या बाल्कन जो कन्फ्लिक्ट हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए इस पर वो अपना होल्ड रखना चाहते थे, ताकि जो सी रूट है उस पर वो कब्ज़ा करना चाहते थे। तो विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो जाता है कि ईच पावर, रशिया
Russia, Germany, England, and Austria-Hungary were keen on countering the hold of other power over the Balkans and extending its control over the region. तो with the course of time क्या हो जाता है कि ये जो ग्रेट पावर्स थे, ऑस्ट्रिया था, इंग्लैंड था, रशिया था, तो ये इस रीजन पर होल्ड रखना चाहते थे और कोशिश करते थे एक रीजन को या दूसरे रीजन को सपोर्ट करने की, और जिसके ज़रिए से इंटरनल कन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और मकसद इन यूरोपियन पावर्स का ये था कि यहाँ पर ये जो सी रूट था, ये जो सी पावर था, इस पर ये अपना होल्ड रखना चाहते थे। तो फाइनली इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन। इसके ज़रिए बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं इस बाल्कन रीजन में। फाइनली द डेडलीस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1914 टू 1918, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि बाल्कन कन्फ्लिक्ट बिकेम ए सोर्स फॉर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1914 टू 1918। अब यहाँ पर है नेशनलिज्म अलाइनड विद इम्पीरियलिज्म। जब नेशनलिज्म जो है ये जब इम्पीरियलिज्म के साथ मिल जाता है, जब नेशनलिस्ट्स अपने इम्पीरियलिस्ट एम्स के लिए नेशनलिज्म के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक डिज़ास्टर हो जाता है 1914 में, जैसे हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारे क्रिटिक्स थे वो इस नेशनलिज्म की थ्योरी को यहाँ पर क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि नेशनलिज्म के जरिए ही वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, लेकिन इतना ही सही नहीं है। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इंपीरियलिज्म। इसके बाद क्या हो जाता है कि बहुत सारी वो यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को कॉलोनाइज किया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रिटेन के जरिए इंडिया को कॉलोनाइज किया गया था, श्रीलंका को कॉलोनाइज किया गया था, या डिफरेंट कंट्रीज एशिया अफ्रीका में जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी, जिन पर फॉरेन पावर, जिन पर यूरोपियन पावर्स ने अपनी डोमिनेशन, अपने इंपीरियलिस्ट एम्स के लिए उनको डोमिनेट किया हुआ था। और वहाँ के जो नेशनलिस्ट्स थे उन्होंने अब कोशिश की 19th सेंचुरी के दौरान कि ये जो इनकी इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी है इसको अपोज किया जाए। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जो हमारी एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट थी ये बराबर किस में कन्वर्ट हो रही थी, तो ये हमारा कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म था। यही हमारी एंटी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी ही इंडिया की नेशनलिस्ट पॉलिसी कहलाती है। इंडिया की या बाकी जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी उनकी नेशनलिस्ट पॉलिसी कहलाती है, इन द सेंस दैट दे स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। क्यों? इस एंटी इंपीरियलिस्ट नेशनल मूवमेंट में हम कोशिश करना चाहते थे, हम स्ट्रगल करते थे कि इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स इमर्ज हो जाए, और साथ ही साथ इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फॉरगॉट इन कन्फेडरेशन विद इंपीरियलिज्म। और हमने हर एक कोशिश की कि एक कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी, एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी क्रिएट हो जाए, जिसके ज़रिए से जो इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी है इसको हम ख़त्म कर पाए। एंड फाइनली एक यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, द आइडिया दैट द सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट came to be accepted as universal and neutral idea। तो इस तरह से लास्ट पर इमर्ज हो जाता है कि जो सभी सोसाइटीज़ हैं एक ट्रूथ एक्सेप्ट किया जाता है कि जो नेशन स्टेट है यही क्रिएट होना चाहिए, एक नेशन स्टेट होना चाहिए, और किसी भी नेशन स्टेट के इंपीरियलिस्ट एम्स की वजह से दूसरी कंट्री पर कब्जा नहीं होना चाहिए, और नेशन स्टेट को इमर्ज होने का राइट दिया गया। और ये जो कंसेप्ट था इस कंसेप्ट को नेचुरल कंसेप्ट माना गया और इस कंसेप्ट को यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया। तो ये एक लास्ट पर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ इमर्ज हो जाता है कि एवरी टेरिटरी हैज़ ए राइट टू बिकम नेशन स्टेट, एंड कोई भी पावर अपनी इंपीरियलिस्ट एम्स के लिए दूसरी कंट्री को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हमारी इस आज के वीडियो लेक्चर से जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का है वो कंप्लीट हो जाता है। होप कि आपको सही तरह से ये जो पूरा चैप्टर है समझ आया होगा। इन केस आपने अभी तक हमारी ये जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियो लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह।